नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन और बिक्री को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा एडवोकेट राजकिशोर चौधरी के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, लोगों से किताब को खरीदने या इसे पढ़ने के लिए न कहें। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता राजकिशोर चौधरी से कहा, सभी को बताएं कि किताब बुरी तरह से लिखी गई है, उनसे कुछ बेहतर पढ़ने के लिए कहें। अगर लोग इतने संवेदनशील हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी ने उन्हें इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा। सुनवाई के दौरान चौधरी ने द केसर स्काई नामक अध्याय के तहत पुस्तक के एक अंश का हवाला दिया। भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है। गुजरात हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के महान पोते तुषार गांधी की एक याचिका का निस्तारण किया है, जिसमें उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम के पुनरुद्धार पुनर्विकास के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के सभी डर और आशंकाएं सरकार के आदेश में ही दूर हो गई। न्यायालय गांधी की उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें स्मारक और उसके परिसर के विकास के लिए उद्योग और खान विभाग द्वारा एक शासी परिषद और एक कार्यकारी परिषद बनाने के गुजरात सरकार के 5 मार्च के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पूरी तरह से सरकारी अधिकारी शामिल थे। याचिकाकर्ता गांधी के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि आश्रम एक ऐतिहासिक स्मारक है और इसलिए इसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। याचिका में निवेदन किया गया था कि प्रस्तावित विकास पूरे आश्रम के चरित्र को बदल देगा, जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। याचिका में, जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया था, गांधी ने यह भी तर्क दिया था कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत थी और परियोजना के आगे बढ़ने से मंदिर और स्मारक का क्षरण होगा। अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां चिकित्सक ने 16 साल की बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये एमटीपी एक्ट 1971 की धारा 3 में निर्धारित 24 सप्ताह से अधिक हो गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर आग्रह किया था कि उसे अपराध का बोझ ढोने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और उसे उस बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ धारण किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को अपनी प्रजनन विकल्प का उपयोग करने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है, और उसे अपनी शारीरिक अखंडता की रक्षा करने का पवित्र अधिकार है। जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने कहा, एक महिला को अपने शरीर पर अवांछित घुसपैठ को सहन करने और उस घुसपैठ के परिणामों को सहन करने के लिए मजबूर करने का कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके अदृश्य मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सभी न्यायाधीशों के संबंध में सुरक्षा, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरों के संबंध में व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने बिजनौर जिला न्यायालय में गोलीकांड की घटना के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा से संबंधित एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में सवाल उठाया। कोर्ट ने राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील को स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया कि आजमगढ़ और लखनऊ जजशिप में बायोमेट्रिक्स कब तक लगाए जाएंगे और इन्हें कब तक कार्यात्मक बनाया जाएगा। इसके साथ ही मामले को 2 दिसंबर 2021 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई में विभिन्न जजशिप में तैनात
सुरक्षा कर्मियों की कमी को देखते हुए कोर्ट ने राज्य को प्रत्येक जजशिप में वास्तविक स्वीकृत और तैनात सुरक्षा कर्मियों का जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आरोपियों पर 67 वर्षीय मधुकर केनी, एक सेवानिवृत्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने 31 अक्टूबर 2020 को कई पॉर्न सामग्री प्लेटफॉर्मों के खिलाफ पेन ड्राइव और शिकायत के साथ साइबर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक सर्च इंजन में शर्लिन चोपड़ा का नाम डाला गया तो उनके पॉर्न वीडियो स्क्रीन पर आ गए। अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में चोपड़ा ने खुद को एक व्यवसायी और एक कलाकार के रूप में वर्णित किया, जो एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म, भारतीय बाजार के लिए वेब श्रृंखला और बी एक सदस्यता आधारित वैश्विक वेबसाइट यानी onlyfans.com के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एडल्ट कंटेंट का निर्माण करती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को साल 2020 के पॉर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे सहित 6 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने आरोपी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। जिन अन्य 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, उनमें सुवोजित चौधरी, उमेश कामत और सैम अहमद शामिल है। नोडल साइबर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6 नवंबर 2020 को कफ परेड मुंबई में आईपीसी की धारा 292, अश्लीलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 और 67A, यौन स्पष्ट सामग्री प्रसारित करना और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।